यस सर, गांधार शैली है मौर्य के बाद। जिसको मैंने रेड कर दिया यही है ना? चलिए, यस सर। इसको भी ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता चलेगा कि गांधार शैली, अगर आप देखोगे ना, तो गांधार शैली ये वो शैली थी जहां पर बहुत शानदार तरीके से जो मूर्तियां थी, मूर्तियों में सजीवता आने लगी थी। सजीवता का मतलब क्या होता है बताइए? सर एकदम रियलिटी, जैसे कि तो मतलब असली है कोई, बिल्कुल सही। तो अब, इंसान खड़ा है। हाँ, अब आर्टिस्टों का वर्ग इतना शानदार होना शुरू हो गया था। देखिए, गांधार की जब हम बात करते हैं तो गांधार की जो राजधानी जो रही थी, पूछा जाता है कि गांधार की जो राजधानी तक्षशिला कला का क्या था, एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन क्या बनेगा कि गांधार शैली की राजधानी कहाँ मानी जाती है? वो तक्षशिला को ही कहा जाता है, जो एक क्या है, आपकी कला के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा या प्रमुख केंद्र कहा गया। तो ये सोचो कि ये बहुत बड़ा केंद्र ये रहा। क्यों प्रमुख केंद्र के रूप में कहा गया, आगे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर व्यापार की बड़ी और महत्वपूर्ण मंडी ये थी। अब व्यापार कहाँ होता है और मंडी किसे कहते हैं बताइए? सर मंडी जो लगती है, मतलब ऐसे कोई भी किसी सामान वाने को लगाते हैं, कोई बड़ी बाजार टाइप का, सर वो। हम्म, ठीक है। ये कह रहा है कि व्यापार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मंडी ये थी। ठीक है। अब ये मंडी क्यों कहा गया? तो अब यहाँ पर लेके चलो, अगर ये इतनी बड़ी मंडी थी तो यहाँ पर कितनी चीजें हो रही होंगी, क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही होंगी, कल्पना करो पहले। ठीक है। यहाँ सलेटी पत्थर की मूर्तियों का बहुत मात्रा में क्या होता है, निर्माण किया जा रहा था। ठीक है। बहुत अधिक संख्या में किन चीजों का निर्माण हो रहा था? आपके स्लेटी कलर की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर हो रहा था। अब देखिए, तक्षशिला में भीड़, सिरकप तथा साथ ही सिरमुख, तीन स्थानों से कलात्मक अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। जब आपके गांधार की अगर हम बात करते हैं, जब तक्षशिला की जब राजधानी जो रही, जब यहाँ पर खुदाई हुई, पुरातत्व वेताओं द्वारा जब यहाँ खुदाई करी, तो यहाँ पर तक्षशिला में भीर हो गया, सरकप हो गया और सिरमुख हो गया, तीन स्थानों पर यहाँ पर क्या हो, ये तीन स्थान है, तीन स्थान आपको याद रख लीजिए। भीर हो गया, सिरकप हो गया और सिरमुख, ये तीन स्थानों से कलात्मक अवशेष मिले थे कि यहाँ पर कितने शानदार तरीके से चीजें यहाँ पर रही होंगी, कोई कुछ भी ना। यह भीड़ के टीले का समय मार्शन ने 7वीं शताब्दी और 4वीं शताब्दी के बीच का ये माना है। कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भीड़ के टीले के को किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये पता होना चाहिए, जॉन मार्शल वो व्यक्ति था जिसने इस टीले का कहा था कि भैया जो टीला है, ये टीला आपके लगभग आपको यहाँ पर इसने दिया है कि 7वीं से 4वीं शताब्दी के बीच का ये होगा, ये इसके द्वारा एक अनुमान लगाया गया था। यहाँ से जो मिट्टी के जो बर्तन और साथ ही जो उत्कीर्ण टुकड़े और मिट्टी के खिलौने और पत्थरों की जो तस्करी या हाथी की दांत हो गया, अस्थियां हो गया आदि से बनी सामग्री, चाहे सोने के, कांसे के गहने आदि यहाँ से प्राप्त हुए। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, भीड़ के टीले से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें जो आपके सामने मैंने रख दी। मिट्टी के बर्तन मिले बेटा यहाँ से, और जो अच्छी अच्छी चीजें उत्कीर्ण किए गए थे, जो अच्छे कहने का मतलब है कि जैसे कोई मूर्ति है तो उसके टूटे हुई चीजें मिली थी। ठीक है। और मिट्टी के खिलौने बच्चों के लिए बनाए गए थे। और बर्तनों में जिस प्रकार से काश्तकारी की गई थी, और हाथी के दांत उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलन था, हाथी के दांतों पर भी जो महिलाएं और लोग अपने गले में या आभूषणों में यूज किया करती थी। और अस्थियां अस्थियां जब वहां पर लोग दब गए होंगे, जिनको दफना दिया हो गया, उनके साथ ये तमाम बर्तन में ये चीजें रखते हैं। तो उस समय ये चीजें मिली, तो इनसे बनी हुई चीजें मिली। और साथ ही सोने और कांसे के गहने भी प्राप्त हुए। आपको मैं बता दूं, चाहे आप मिस्र की पिरामिड देखो या इजिप्ट की पिरामिड देखो, जब वहाँ कोई बड़ा सा राजा या वहाँ के जो जी बड़े बड़े जो शासक होते हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है, फैरो फैरो कहते हैं उनको, फैरो कहते हैं। तो उस समय भी, अगर इस समय लोग की डेथ होती थी, तो उसमें क्या करते थे, उनको कब्र में दिया जाता था। उनको जो मान लो दफनाने का प्रचलन था, तो उनके वहां पर मिट्टी के बर्तन, उससे संबंधित जो चीजें थी, हाथी दांत हो, ये तमाम चीजें
उसके सामने रखी जाती थी, चाहे सोने आभूषण हो गया। आपने इजिप्ट में देखोगे जो मम्मियाँ निकली थी, उनके राजा जो फेरो, बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे, उनके सामने खाने पीने के बर्तन रखे जाते थे, सोने चांदी बहुत चीजें रखी जाती थी। राजा अपने साथ पूरा सामान रखते, इसलिए रखे जाते थे। तो उस टाइम पे ये उनका ये एक मान्यता थी कि भैया जो हमारा जो राजा फेरो है, वो जब अपनी अगली दुनिया की जब यात्रा करता है ना, उसको सोने चांदी की कोई कमी होना चाहिए, ना उसको कोई जैसे खाने पीना हो गया, धन्य धान्य, किसी चीज की कमी ना हो। अपने आगे के जो जीवन की जो यात्रा कर रहा है, वो बहुत ही रास्ते में उसको खाने पीने की और किसी चीज की भी असुविधा ना हो, इसलिए ये चीजें रखी जाती थी। तो अब खुदाई जब होती थी, तो इनके साथ इन चीजों को हमें देखने को मिलती थी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कनिष्क काल में राजधानी सिरमुख हो गई थी। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो गांधार शैली की, अगर हमने गांधार की अगर बात करें, तो गांधार की जो राजधानी सिरमुख कब हो गई थी? वो कनिष्क जो शासक था, कनिष्क के काल में जो राजधानी सिरमुख सिरमुख ये हो गई थी। यहाँ जब खुदाई हुई तो यहाँ एक ईरानी शैली पर एक आधारित मंदिर मिला था। दो यहाँ पर यूनानी स्तूप यहाँ पर मिले थे। बादलपुर में एक कुषाण कालीन स्तूप मिले थे। अब एक चीज आपको यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जब अगर आप विस्तार से पढ़ोगे तब जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा। क्योंकि अब देखिए, ये कह रहा है कि कनिष्क के जो राजधानी थी सिरमुख जो हो गई थी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जब यहाँ खुदाई हुई तो यहाँ पर एक ईरानी शैली पर आधारित एक मंदिर मिला था, ईरानी मंदिर मिला था, और दो यूनानी स्तूप मिले थे, और बादलपुर में यहाँ पर कुषाणकालीन स्तूप मिले थे। देखिए, गांधार शैली की अगर बात करें तो गांधार क्या होता था, पहले व्यापार हुआ करता था। अगर आप उसको एक कोई था जो जो चंगेज खान था, पता नहीं कौन था, उसने जब पूरे तरीके से चाहे यूनान या अलग अलग देशों को जब जीता हुआ जब ये भारत के आता, वो कहते हैं सिकंदर था, पता नहीं कौन था, जिसकी घोड़े के टापू की आवाज सुनते ही लोगों के कान वो हृदय कांप उठते थे। तो ये क्या करते थे, युद्ध करते थे। युद्ध के बाद कुछ जैसे ईरान के बड़े वो, उस समय उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, चाहे वो सिकंदर था, पता नहीं कौन था, वो अपने साथ जब भी चलता था तो बहुत बड़ा दस्ता उसके साथ चलता, घोड़े को बड़े बड़े सैनिकों को, बहुत हजारों की लाखों में उनके क्या चलते थे, सैनिकों का दस्ता चलता था, उसमें मूर्तिकार शिल्पकार सभी लोग चलते, जहां जहां वो रहते थे तो वहां वहां उन चीजों को निर्माण करते थे। जब ये लोग गांधार आए तो गांधार से जब इन्होंने गांधार से जब ये निकले तो इन्होंने कुछ ऐसे यूनानी कलाकार हो गए, और साथ ही अगर मैं कहूँ जो आपके चाहे ईरानी शैली के कलाकार, तो गांधार एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सब चीजें, बहुत चीजें मिलती थी। ये कहें, ये प्रमुख केंद्र था, लोग यहाँ पर आके यहाँ पर रुक गए। जैसे गांधार शैली के कुछ कलाकार आके रुक गए होंगे, ईरानी शैली के कुछ कलाकार यहाँ रहे होंगे अपने आजीविका चलाने के लिए। तो यहाँ पर एक मिश्रण देखने को मिला। जैसे हम कहते हैं कि जब आप मुगल काल पढ़ोगे, मुगल काल और राजस्थानी शैली की अगर बात करें, हिंदू शैली की अगर हम कहें प्रभाव की बात करते हैं, तो वहां पर हमें ईरानी शैली का टोन देखने को मिलता है। और हमने जहाँ आपको राजा रवि वर्मन पढ़ा था, हमने कहा कि उनमें भारतीय शिल्प और उनकी क्या मिलती है, कहीं ना कहीं उसका टोन हमें देखने को मिलता है। तो ये इसलिए होता है कि जो दो चार मान लीजिए ईरानी ईरानी शैली के मूर्तिकार रहे होंगे, ये स्थापत्यकार रहे होंगे कुछ ईरानी शैली के, तो इन्होंने, इनको एक ही कला आती थी, तो इन्होंने अपने जो उनको कला आती तो इन कला पर उन्होंने वो चीजें उस समय मंदिर बनाए होंगे, इन्होंने यूनानी स्तूप बनाए बनाए होंगे। बाद में जब अलग अलग कलाओं का विस्तार हुआ तो लोगों ने एक दूसरे की कला सीखी, अडॉप्ट करी, तो फिर हमें देखने को विविधता देखने को मिलती थी। तो कुषाण कालीन यहाँ पर मिले। क्वेश्चन बनता है कि आपका कि वह कौन सा मंदिर है, नहीं, एक ईरानी शैली का जो मंदिर मिला था वो कहाँ मिला था, क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए भैया, जब सिरमुख इसकी जो राजधानी होगी थी, सिरमुख में जब ये खुदाई हुई थी, तो वहां पर ईरानी शैली का मंदिर, दो यूनानी शैली, और एक क्या होता है, कुषाण काल से संबंधित स्तूप मिला था। और दक्षिण, अगर मैं तक्षशिला में महत्वपूर्ण एक चीज है धर्म राज्य का, यह चीर स्तूप, ये कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपका तक्षशिला गांधार के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर चीर स्तूप और धर्म राज्य के यहाँ पर स्तूप बनाए गए थे। यहाँ के साथ अन्य स्थानों पर भी स्तूपों को बाहर आलों में बौद्ध सत्व की मूर्तियां रखी गई थी। अब जो आले होते हैं, जो मान लीजिए ये एक स्तूप बनाया था, स्तूप के जो बाहरी एरिया होता था, इधर पे साइड साइड पर क्या करते थे,
बौद्ध धर्म से संबंधित जो ये बौद्ध सत्व की करके गौतम बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग जगहों पर चारों तरफ इसको रखा जाता था। आप ये देख पा रहे हो कि बौद्ध सत्व इस प्रकार की एक मूर्ति है। उसमें जो स्तूप बनाए जाते हैं उनमें इनको बनाया जाता था। बौद्ध सत्व का मस्तक है ये। गांधार शैली की दूसरी शताब्दी में तक्षशिला में ये बनाए गए थे। तो ये देखिए, अब कहीं ना कहीं इन मूर्तियों में सजीवता आने लग गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक पेंसिल से लिखा है इंपोर्टेंट, यहाँ पर देख पा रहे होगे, यह मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधार किसके लिए सारथी रूप में प्रसिद्ध था, तो ये मूर्तियों के लिए क्या था, ये प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। अब देखिए, गांधार शैली की मूर्तियों के हम बारे में जिक्र करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होगे, दिख रहा है आपको? गांधार शैली के अंदर का बुद्ध की मूर्तियों में प्रतिमा, आसन आसन में बैठे हुए, ये तमाम चीजें हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीजें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि गांधार शैली की मूर्तियों की बात करें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर IMP लिखा है, इंपोर्टेंट, ये से लेके चलिएगा आप भी अपने से। गांधार शैली भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फली फूली। जो ये गांधार शैली जो सर्वप्रथम जो फली फूली वो अफगानिस्तान और ये जो भारत के उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत जो बॉर्डर एरिया है और अफगानिस्तान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये फैली। हमने आपको, जब मैंने सिंधु घाटी पढ़ाया था, तो आपको मैंने कहा था 3 एरिया त्रिकोण बनाती हुई चल रही थी भारत का। तो आपने देखा था, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साथ ही भारत, ये देखा था, याद आ रहा है? आ रहा है? यस सर। हाँ, आ रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो फिर सोच लो। अब यहाँ पर देखिए, गांधार की मूर्तियां जब हम कहते हैं तो ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में फली फूली। विषय इनका जो रहा, बौद्ध विषय वस्तु पर इनकी कला ये रही, यूनानी प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। विशेषकर अफगानिस्तान पर अगर देखोगे तो बौद्ध धर्म का ही कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा था। उनकी कलाओं में भी कहीं ना कहीं यूनानी प्रभाव हमें बुद्ध की जो मूर्तियां बनती है उनमें देखने को मिलता है। मूर्तियां अधिकांश जो बनती थी स्लेटी कलर की और नीले पत्थर की ये बनती थी। क्वेश्चन क्या बनता है कि गांधार शैली में किस प्रकार के कलर की मूर्तियां बनती हैं? वहां पर आपको स्लेटी पता होना चाहिए, और साथ ही अपने नीले, स्लेटी नीले पत्थर की बनती थी। थोड़ा सा नीला और स्लेटी कलर का ये पत्थर होता था, इस कलर की ये बनती थी। साथ ही इनमें कुछ चूने मसाले, गचकारी जिसे हम कहते हैं, उससे भी यहाँ पे बनाई जाती थी। गंधा शैली के विकास का ना तो कोई पहले इससे कोई प्रमाण था इतिहास में, और ना ही इसके बाद कोई इसकी परंपरा हमें देखने को मिलती है। देखिए, हमारे जो भारतीय विद्वान रहे, उनकी भी बड़ी ही ज्यादा वो रही है, रोचक बातें वो करते हैं। वो कहते हैं, भैया गांधार शैली जब भारत में नहीं, भारत में ही इसका विकास हुआ था और भारत में ही ये तमाम चीजें बनी थी। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, गांधार शैली की हम जब बात करते हैं तो इसका विकास ना तो इससे पहले कभी हमें इतिहास में इसको देखने को मिलता है, और ना ही इसके बाद हमें इसका कोई परंपरा हमें दिखाई देती है। याद रखिएगा, गांधार शैली में अगर देखते हैं तो बुद्ध के मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण के विषय में दो मत हैं। देखिए, दो मत यहाँ पर दिए गए हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति के। देखिए, ये यहाँ पर ये स्लेटी कलर के ये देख रहे, ये आप ये देख पा रहे होगे, ब्लैक एंड व्हाइट पर ये भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा, ये बुद्ध की गांधार शैली की 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी के बीच ये बनी हुई है। काबुल में ये संग्रहालय है, वहां पर इसको देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए, दो मतों की बात करें तो एक फूसे और विसेंट स्मिथ है, ठीक है, और साथ ही सर जॉन मार्शल का कहना है। ठीक है, इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की कल्पना आविष्कार गांधार में हुई। जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां थी, उनका जो सबसे पहला जो विकास हुआ वो आपके गांधार में मानते हैं। तथा यह शैली भारत से प्रभावित नहीं थी। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए, स्मिथ और मार्शल की अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि जो ये गांधार शैली की जो मूर्तियां बनी थी, ये गांधार में बनी थी, और यह शैली भारत से प्रभावित नहीं थी। ये भारत से कहीं ना कहीं इसका कोई दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। और इन बिंदुओं के आधार पर अगर देखें तो गांधार शैली ने भारतीय मूर्तिकला को प्रभावित किया। गांधार शैली से भारतीय चित्रकारों ने या शिल्पकारों ने कहीं ना कहीं वो चीजें अडॉप्ट करी, और कहीं ना कहीं ये जो चीजें ली
वो गांधार से ही भारतीय जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने ली और इससे प्रभावित हुई, तब जाके इन्होंने उन मूर्तियों को देखा देखी, इन्होंने भारतीय कला में भी बुद्ध की मूर्तियां बनाना प्रारंभ कर दी। अगर आज हम देखते हैं बुद्ध की मूर्ति, अगर हम कहते हैं भारत में जो बननी शुरू हुई थी, तो गांधार वो केंद्र था जहां पर भारतीयों ने बाद में इन मूर्तियों को देखकर कहीं ना कहीं उनकी नकल करना शुरू करी, और फिर देखा देखी ये मूर्तियां बनाना शुरू कर दी इन्होंने। देखिए, आनंद कुमार स्वामी बहुत ही बड़े विद्वान हैं भारतीय इतिहास के। इन्होंने इन्हीं थ्योरी जो जगह जगह देखने को मिलती है, आनंद कुमार स्वामी हो गया और ईवी हेवल्स, और साथ ही जो काशी प्रसाद जायसवाल इस सिद्धांत को सही नहीं मानते। मैंने कहा ना कि ये अपनी अलग से थ्योरी देंगे, ये लोग अपनी अलग से थ्योरी देंगे। ये कहेंगे कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो हुआ था वो गांधार, ये नहीं मानते, इसको भारत ही मानते। ये कहते हैं कि गांधार शैली में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। उनका मानना है कि बुद्ध की मूर्तियां पहली बार गांधार में नहीं बनी। समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं कि गांधार में सबसे पहली बनी, ये कह रहे हैं कि गांधार में नहीं